शो को तो हम डिस्कस करते जाएंगे हम लोग। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें पी वाई क्यू मैंशन किया हुआ है। और आपको मैं चैट में भी भेज देता हूँ। ठीक है, ताकि आपके लिए आसान रहेगा। तो चलो ध्यान देंगे। आपके सामने कुछ रेडॉक्स का पहले क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, उसका आंसर क्या होगा बताएंगे आप? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन, आपके पास यानी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आप बोलेंगे, आप बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे चलो। ठीक है। क्वेश्चन बैंक मैं पीडीएफ फाइल में तीनों आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। तो चलो जल्दी से आंसर बताएंगे, फर्स्ट का आंसर क्या होगा। देखो, पहला जो उसमें ऑप्शन दिख रहा है आपको। अब ठीक है, जो भी अपने पास आंसर है बी सही आ रहा है सबका। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे इसी का। तो पहले का आंसर क्या होगा? बी होगा। क्यों बी होगा? क्योंकि इवेपोरेशन ऑफ H2O, उसमें कोई भी ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसमें बस फेज का चेंज होता है। ठीक। अगर आप न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो NH प्लस H2O में, तो उसमें बस क्या होता है, एसिडिक H को सोडियम रिप्लेस करता है, तो उसमें भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है। इवन एटमॉस्फेयर में O3 फॉर्म करता है O2 से, तो उसमें भी O2 से अगर O3 फॉर्म करेगा, तो उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करा, दोनों का जीरो ही है।
तो इन तीनों केस में ऑक्सीडेशन से चेंज नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन में क्या हुआ है, बोथ ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बोथ रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऐसा होगा तो इसको हम रिडॉक्स बोल सकते हैं, ठीक है। यानी ये आपका रिडॉक्सेशन है। रिडॉक्स मतलब जहाँ पे गेन और लॉस दोनों हो, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसको हम रिडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या होगा, चलो। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या होगा? टू का आंसर क्या है, अगर रिपीट करेंगे चलो फटाफट। ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास आया। इसमें क्या बोला जा रहा है, विदाउट लूजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, विदाउट लूजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन जेरेन टू सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ, ठीक है। तो आपको विदाउट लूजिंग कॉन्सेंट्रेशन जेरेन टू सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ, मतलब आपको जेरेन के कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स रखना है, ठीक है। तो किसके साथ ऐसा नहीं कर पाओगे आप, तो ध्यान देना। तो जिंक, जेरेन टू में क्या है, जिंक प्लस टू आयन है। जो भी जो भी आपका एलिमेंट मेटल जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिंक से, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेस करेगा तो जिंक प्लस टू आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन जो बी होगा, बी अल्युमिनियम जो है मोर रिएक्टिव होता है जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक को डिस्प्लेस करेगा, तो उस केस में जिंक का कॉन्सेंट्रेशन को आप कांस्टेंट नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो अगर जेएन को सोल्यूशन को अगर अल्युमिनियम के कॉन्टेंट में लाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन थ्री को सॉल्व करेंगे आप लोग। अभी आप लोग को बैलेंसिंग पढ़ाया नहीं है तो बैलेंसिंग का क्वेश्चन अवॉइड करेंगे। कुछ रेडॉक्स का क्वेश्चन खत्म करेंगे, कुछ हम लोग खत्म करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का, और कुछ खत्म करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो
ठीक है, तो क्वेश्चन 3 में अपने पास कुछ कुछ ऑप्शन आ चुका है। हम्म। क्वेश्चन 3 का आंसर बताएंगे बच्चों, 3 का, थर्ड का। तो आपको थर्ड का आंसर बताना है। थर्ड वाले में आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, थर्ड वाला था सोच के बोलना है। ठीक है। हम्म। थर्ड का आंसर सही आ रहा है। थर्ड के आंसर में ध्यान देंगे। आपका पहला रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिंक से कहाँ गया, जिंक +2 में। और कॉपर क्या हो रहा है, +2 से जा रहा है 0 में, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन से चेंज हो रहा है, तो इसको आप रिडॉक्स बोल सकते हो। ठीक है। बी वाले में भी क्या है, क्लोरीन अपने +5 स्टेट से गया 0 में, और यहाँ पे 0 से गया +5 में, तो यहाँ भी लॉस और गेन दोनों हो रहा है, तो इसको आप रिडॉक्स बोल सकते हो। जहाँ पे भी आपका लॉस और गेन दोनों होगा उसको आप रिडॉक्स बोल सकते हो। ठीक। H2Cl2 वाले केस में H2 का 0 स्टेट है, Cl2 का 0 स्टेट होता है। अब दोनों कंबाइन करके जाएगा, जहाँ पे H का +1 है, Cl का -1 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस कर रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये भी आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक। और बात करते हैं हम लोग बैरियम क्लोराइड, BeCl2 एंड सोडियम सल्फेट, का, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका देखोगे बस एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप लोग क्लास 10th में इसको पढ़े भी होंगे। समटाइम इसको बोलते हैं लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, PPT फॉर्मेशन रिएक्शन। इसमें आपका बस आयंस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो बस आयंस का एक्सचेंज होगा, इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन से चेंज नहीं होता है। ठीक। इसमें आयन का एक्सचेंज होगा। ठीक। तो इसमें कोई भी लॉस अगेन ऑकर नहीं कर रहा है, तो रिडॉक्स नहीं होगा। ठीक। तो ये था आपको कुछ क्वेश्चन रिडॉक्स पे। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन करने पे, जो आप लोग टॉपिक पढ़े हो उसको करवाते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे, चलो 6। क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करेंगे, 6 को ट्राई करेंगे आप लोग। तो इसका आंसर जल्दी भेजेंगे, चलो।
हम्म। तो इसका आंसर मेरे पास आ चुका है। तो इसमें ध्यान देना, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। तो CH4 में कार्बन का स्टेट क्या होगा, -4। और CCl4 में क्या होगा, +4। -4 से +4 में चेंज हो रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक। अब ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 को सॉल्व करेंगे। 10 हो जाए तो सर ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। 10 के बाद 16। ठीक है, 16 नंबर को। क्वेश्चन 10 एंड 16 ट्राई करेंगे फास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एन कंपाउंड का मतलब बच्चों होता है नाइट्रोजन का कंपाउंड्स। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है कि एन कंपाउंड्स का मतलब नाइट्रोजन का कंपाउंड्स। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कंपाउंड आपको दिया हुआ है, उसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको अरेंज करना है। ठीक है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म आपको अरेंज करना है। तो ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का, तो उसमें एन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +5। NO में क्या होगा, +2। N2 में 0। NH4Cl में अगर निकालते क्या होगा, ये हो जाएगा -3 आ जाएगा। H का +1 लेंगे और क्लोरीन का लेंगे आप -1, या फिर आप क्या करना, इसको ब्रेक कर देना। तो इसमें आयंस क्या कहेगा, अमोनियम N आएगा। ठीक है, और Cl- आएगा। फिर अमोनियम आयन में N का स्टेट निकालने के लिए सिंपली X मानना, H को +1 कर देना, तो उसके इसमें अपने आप निकल के आ जाएगा, N का क्या होगा, -3। ठीक। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आई थिंक पहला ऑप्शन ही डिसेंडिंग है, +5।
से +2, 0 एंड -3। इसका आंसर पहला ही करेक्ट होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर आप ट्राई कर चलो, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, चलो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे फास्ट बच्चों लोग? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख रहे थे लास्ट लास्ट क्लास में। ठीक है। तो उसके आगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है आपको मैं समझाऊंगा। तो हम लोग लॉस इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखे थे। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े होगा ना, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक साथ होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये 10th क्लास के बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते थे। अभी मैंने टच नहीं किया इस टॉपिक को। ठीक है। बट 10th क्लास का इन्फॉर्मेशन पढ़े होगे आप, रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को। ठीक। क्वेश्चन सेशन में क्या होगा आंसर बच लोग? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी इन फॉस्फेट, सल्फर इन सल्फेट एंड क्रोमियम इन डाइक्रोमेट का वैल्यू क्या होगा? तो फॉस्फेट में पी का क्या निकलेगा, इसका +5 आएगा। सल्फेट में इसका क्या आएगा, +6। और डाइक्रोमेट में क्या आएगा ये, +7। तो 5, 6 एंड 7। ठीक है। तो +5, +6 एंड 7, तो यहाँ आई थिंक कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा हमारे पास। ठीक। सॉरी, आपका डाइक्रोमेट जो है, डाइक्रोमेट में +6 होगा, 6 होगा यहाँ पे। तो डाइक्रोमेट में भी 6 होगा, सल्फेट में भी क्या होगा, 6 होगा। और फॉस्फेट में क्या होगा, +5 होगा। तो आंसर जो होगा इसका डी होगा हमारा आंसर। ठीक। तो फॉस्फेट में +5, सल्फेट में +6 एंड डाइक्रोमेट में +7 कैसे निकालेंगे? इसको सिंपली आपको एक्स मान लेना है, और एक्स मान के ओ का ऑक्सीडेशन रेट -2 मानोगे, उससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक। ये क्वेश्चन 17 ट्राई करेंगे। ये मोल कॉन्सेप्ट को लिंक करता हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट और को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और सॉरी, 16 नहीं, 17 नंबर में बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें कुछ बच्चों को इशू हो सकता है, तो आप बस क्वेश्चन को रीड करो, मैं समझाऊंगा। और जो बच्चे को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे।
बच्चों का आंसर क्या होगा, फास्ट बताएंगे ये? ठीक है, चलो इसको इसको मैं सॉल्व करता हूँ, अब ध्यान देना। इसमें ध्यान ना, बोला हुआ है द मोल ऑफ MnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीट इन द एसिडिक मीडियम। इसका एक तरीका है कि रेशियो को लिख के, बैलेंस लिख के मोल कौन सा अप्लाई कर लो। ठीक है, जो लंबा तो हो जाएगा। इसको सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि MnO4, और अब देख रहे हो, MnO4 माइनस खुद को भेजता है Mn+2 में। ठीक है, खुद को भेजता है Mn+2 में। जिसको नहीं पता बस इसको ध्यान से समझे इस चीज को। ठीक है, इन द प्रोसेस आपको भी धीरे समझ में आना चालू हो जाएगा। MnO4 माइनस यानी आपका परमानेंट आयन जो है एसिडिक मीडियम में खुद को भेजता है Mn+2 में। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और यहाँ से +2 गया था, यहाँ पे क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है ना, तो उसमें गेन और लॉस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, गेन और लॉस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आपका जो MnO4 माइनस आयन है, जब जाएगा Mn+2 में, तो उस केस में 5 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन होता है। ठीक। तो अगर हम बात करते हैं फेरस ऑक्सीडेट का क्या होगा, फेरस ऑक्सीडेट में अगर देखोगे फॉर्मूले में, तो उसको मैं लेफ्ट साइड में लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखना आप, जहाँ ब्लैंक स्पेस पड़ा हुआ है, ये हुआ फेरस ऑक्सीलेट। तो इसमें दो आयन है, एक है Fe+2 और एक है आपका ऑक्सीलेट आयन। तो फेरस जो है Fe+2 से +3 जाएगा, ऑक्सीलेट जो है वो जाएगा CO2 में। ठीक। तो ध्यान देंगे, फेरस से फेरिक जाने में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और ऑक्सीलेट में चूंकि 2 कार्बन है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और CO2 में +4 है। तो यहाँ पे 2 CO2 कर सकते हो आप, क्योंकि कार्बन के नंबर को इक्वल करना है दोनों साइड में। तो यहाँ पे एक +3 से +4 जाने में आपका एक कार्बन में एक का क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ठीक है, नेट लॉस कितना हो रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला है। ठीक। तो ध्यान देंगे, यानी जब फेरस ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला है, और MnO4 माइनस जब जाएगा Mn+2 में, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होने वाला है। तो बोला है कि 1 मोल फेरस ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करने के लिए कितना MnO4 माइनस चाहिए, ध्यान देना। तो गेन लॉस को इक्वल करना है, तो 1 मोल अगर दिया हुआ है इसका फेरस ऑक्सीलेट का, ठीक, 1 मोल के लिए कितना MnO4 माइनस चाहिए, तो 1 मोल में कितना अल्टीमेटली लॉस है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करना है, सिंपल सा बात है। तो ध्यान ना, अगर आपको 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, आप इस प्रोसेस को देखो, इस प्रोसेस में क्या समझ में आ रहा है आपको, कि अगर आपको 5 इलेक्ट्रॉन का अगर गेन चाहिए होता है, उसके लिए 1 मोल रिक्वायर होता है किसका, MnO4 माइनस का। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का आपको गेन करना होता है, तो उसमें 1/5 मोल चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपको गेन कितने इलेक्ट्रॉन का करना है, 3 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि लॉस भी 3 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 3/5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा। यानी आंसर जो होगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी 0.6 मोल ऑफ MnO4 रिक्वायर होगा आपके फेरस ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन में। ठीक। सही है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है, हम लोग आगे इन द कोर्स डिस्कशन भी करेंगे। बस ये क्वेश्चन था, तो वो आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। ठीक। चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं आप लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। आप लोग क्वांटम नंबर पढ़ लिए थे क्या, एक बार कंफर्म करना। आपका क्वांटम नंबर कवर हो गया है क्या टॉपिक, प्रभात सर ने ले लिया था क्वांटम नंबर।
ठीक है। बाकी बच्चे इसका सॉल्यूशन आप नोट कर लो। ठीक है। और जिस बच्चों को याद हो तो बोल, अगर बताना कि इस क्लासेस में क्वांटम नंबर कवर हो गया है क्या आपका। ठीक है। क्वांटम में आपका कवर नहीं हुआ है ना, ठीक है चलो। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन नंबर 37 को ट्राई करोगे। ठीक है। क्वेश्चन 42 को ट्राई करना। क्वेश्चन 37 शायद हम पहले भी कोई डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। दोबारा ट्राई करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 42 को ट्राई करेंगे फर्स्ट। ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। जब भी आप आंसर बताओगे तो क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, ताकि मैं देख सकूँ कि किसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 एंड 42।
ठीक है, एक डाउट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में ना। एक सेकंड है ना। कुछ मेरे को डाउट आ रहा है, उसको पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में ना, तो स्वागत स्वागत है का एक बार ध्यान सुनना। हाँ, ऑप्शन ए में डबल डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है क्या? तो कहाँ से है यहाँ पे? क्वेश्चन 3 में ऑप्शन ए में जो है ना, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है। जिंक मोर इंटरमेटल देन कॉपर, तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा जिंक, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक। इसलिए जो है, आपका ऑप्शन डी को मैं टिक किया था, क्योंकि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे आपका रिडॉक्स ऑकर नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए में जो है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है। इसमें कुछ और डाउट है तो पूछ सकते हो आप बच्चा। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताएंगे, नहीं तो कोई और डाउट हो तो बताएंगे मेरे को आप। स्वागत है, का क्लियर है तो बताना एक बार कि ऑलवेज ओके, ताकि हम आगे मूव कर सकें। ठीक। तो ध्यान है ना। और ये हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 37 और आपका 42 का हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट में मैं आप लोग 10th में पढ़े होंगे। ठीक है। बाकी आगे की क्लास में कवर कर दूंगा। रॉक्स चैप्टर हम लोग स्टार्ट ही किए थे ना, उसको लोग खत्म करेंगे, तो आगे क्लास में उसको पढ़ा देंगे आपको। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बच्चों, लोग 37 पे। तो 37 में क्या बोला गया है कि व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl। ठीक। क्वेश्चन 37 का आंसर कोई बना ले तो बताएंगे। अच्छा, ऑप्शन में देखता हूँ ऑप्शन क्या क्या होगा। अच्छा, ये स्वागत अगर बताएंगे किस ऑप्शन का, ऑप्शन डी का बोल रहे हो क्या, कि डी रिडॉक्स क्यों नहीं होगा? अच्छा, यहाँ पे देखो, रिडॉक्स होने के लिए, अच्छा देखो यहाँ पे, अगर आप लोग, आपका जो डाउट है, देखो, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका लॉस और गेन दोनों होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन यानी वहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होना चाहिए ना। तो ये रिडक्शन किसको बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो ऑप्शन डी में जो है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें बस, इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन से चेंज नहीं हुआ है, नहीं इसमें ना लॉस हुआ है ना ही गेन हुआ है। जैसे बैरियम बैरियम +2 में यहाँ भी है, बैरियम +2 यहाँ पे भी है। क्लोरीन यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 स्टेट में है। सोडियम यहाँ +1 में है, यहाँ सोडियम भी +1 में है। सल्फेट में एस का +6 है, यहाँ भी है, यहाँ भी +6 ही रहेगा। तो आप देखना कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन से चेंज ही नहीं हुआ है, तो इसमें ना ही इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ना ही गेन होगा। इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स नहीं बोलते हैं। ठीक। आई होप अब क्लियर होगा। ठीक है। ठीक है। आपको ये को हम लोग को याद नहीं करना है, तो जब भी आपको दिया रहेगा ना, जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन देखना है। ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो जाएगा, वहाँ पर रिडॉक्स होगा। और जहाँ पे नहीं हो, उस रिडॉक्स नहीं बोलेंगे। तो नॉर्मली नॉर्मली आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी रिडॉक्स नहीं होता है। तो ऐसे आपको याद नहीं करना है, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। आप उसके लिए वरीड मत रहो। ठीक है। ठीक है। ओके। चलो। तो इसका ऑप्शन दिख रहा है, 37 का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो 37 का ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको। बस क्वेश्चन आपको थोड़ा याद होना चाहिए, और नहीं हो तो क्वेश्चन रिपेयर करना। 37 का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे, यानी लाइमस्टोन,
रिएक्शन क्या होगा, CaCO3 डालेंगे HCl, रिएक्शन बैलेंस कर लेके क्या हो जाएगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस H2O। अब यहाँ पे इससे बोला था कि HCl का आपको दिया हुआ है 50 ml ऑफ 0.5 मोलर, 0.5 मोलर दिया, 50 का वॉल्यूम दिया हुआ है। और ये बोला है कि ये सैंपल 95% प्योर है। ठीक है। बोला गया व्हाट इज द वेट ऑफ CaCO3 जो आप लोगे। ठीक है। तो हमारे पास दो आंसर आ गया है, देख लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं। हाँ ना, इसमें HCl जितना होगा, तो बैलेंस इक्वेशन को देखो तो HCl का जो आधा होगा क्या होगा, CaCO3 होगा। तो हम अगर बात करते हैं HCl का मिलीमोल का, मिलीमोल, तो मिलीमोल कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इंटू मोरिटी। वॉल्यूम किस में, ml में है, तो मिलीमोल निकलेगा अपने पास क्या होगा, 25 आ गया। तो आपके पास CaCO3 का मिलीमोल कितना होगा, तो उसका आधा होगा, 25/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्योर पार्ट। तो प्योर CO3 ही है जो रेस में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसका कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। ठीक। अब क्या है, तो HCl का मिलीमोल 25 है और CaCO3 का क्या होगा, 25/2 हो चुका है। ठीक। अब इस मिलीमोल को मोल में चेंज कर, इसको मोल में, तो CaCO3 का जो मोल होगा, तो मिली मोल और मोल रिलेशन क्या होता है, तो मिली मोल बाई बाई डिवाइड करेंगे किस में, 1000 से। ये हो जाएगा 25/2 इंटू 1000। ये हो जाएगा आपका CaCO3 का क्या होगा, मोल हो गया। मोल को वेट में कैसे चेंज करेंगे, तो वेट ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा, वेट ऑफ CaCO3। तो ये जो वेट होगा प्योर का होगा, प्योर वेट, तो ये प्योर कंपोनेंट का होगा। ये हो जाएगा 25/2 मोलो मास से मल्टीप्लाई कर दे CaCO3 से। मोलो मास कैल्शियम कार्बन का कितना होता है बच्चों लोग, ये होता है 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक। तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा बच्चों लोग, ये हो जाएगा 1.25 ग्राम। तो प्योर प्योर वेट पता चल गया, प्योर वेट पता चल गया 1.25 ग्राम। ठीक है। बट आपको क्वेश्चन बोला था कि आपको टोटल वेट निकालना है, यानी इम्प्योर वेट निकालना है। तो क्या होगा, वेट ऑफ इम्प्योर यानी सैंपल का 95%, 95% इक्वल इक्वल टू क्या था, वेट ऑफ प्योर। ठीक। तो वेट ऑफ प्योर हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, 1.25। अब क्या करना, वेट ऑफ इम्प्योर कैसे पता चलेगा, तो ये हो जाएगा 1.25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को 100/95 से। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 1.32। ठीक। यानी ऑप्शन क्या होगा, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक। क्या था कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्लियर आप लोग बच्चों लोग।
ठीक है, तो यहाँ तक वो क्लियर है तो बता देंगे, चलो एक बार। ठीक है, तो मैं मूव करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था। होपफुली आपको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, ये वाला जो दिया हुआ है। हम्म। क्वेश्चन 42 सॉल्व करेंगे, चलो क्वेश्चन जो 42 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 42 का आंसर क्या है वो बताएंगे फास्ट। ठीक है, तो कुछ लोग को ऑप्शन आ चुका बच्चे लोग।
देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको वेरिएशन लिखना पड़ेगा। देखो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके पास दिया क्या हुआ था, आपको दिया हुआ था मैग्नीशियम कार्बन का सैंपल होता है ना। अगर मानते हैं मैग्नीशियम कार्बन के सैंपल को हम हीट करते हैं, ये टूटेगा MgO में, NCO2 में। चेक, MgO में, NCO2 में। अब दिया हुआ है Mg ऑक्साइड का वेट दिया हुआ है, यहाँ पे 8 ग्राम मेंशन किया हुआ है। तो इस ग्राम को मोल में चेंज कर, इस ग्राम को मोल में चेंज करते हैं। MgO का जो मोलर मास कितना होता है, तो Mg का 24 होगा और O का क्या होगा, 16 होगा। 40 होगा तो इसका मोल कितना हो जाएगा, इसका मोल हो जाएगा इस इंफॉर्मेशन का 8/40 यानी 1/5। तो 1/5 मोल होगा MgO का। अब बैलेंस इक्वेशन को तुम रेफर करोगे तो उसमें क्या होगा कि अगर एक मोल कंपाउंड का होगा, अगर एक मोल कंपाउंड का होगा, उस केस में MgO का भी क्या होगा, एक मोल होगा। रिवर्स सोच, अगर MgO एक मोल बनेगा तो ए भी एक मोल होना चाहिए। तो MgO अगर 1/5 मोल बन रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम कार्बन का जो अमाउंट होगा वो भी क्या होगा, 1/5 होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, 1/5 होगा। ठीक, तो इसका जो वेट होगा तो प्योर कंपोनेंट का वेट कितना होना चाहिए। तो आपके पता होना चाहिए कि रिएक्शन में प्योर पार्ट ही पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन में प्योर कंपोनेंट ही पार्टिसिपेट करता है। तो वेट ऑफ जो होगा, प्योर का वेट कैसे निकलेगा, तो मोल प्योर का निकाल चुके 1/5। तो 1/5 इंटू मोल मास एम जी मैग्नीशियम कार्बन का मोल मास कितना होगा, ये हो जाएगा 84। ये हो जाएगा वेट ऑफ प्योर। और जो गिवन दिया था 20 ग्राम, ये है वेट ऑफ इम्प्योर। वेट ऑफ इम्प्योर यानी इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी होगा। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे पता चलेगा, तो परसेंटेज प्योरिटी के लिए सिंपल होता है, वेट ऑफ प्योर, प्योर पार्ट जो है डिवाइडेड वेट ऑफ इम्प्योर इंटू 100। तो प्योर कितना है जी, प्योर हो गया है 1/5 इंटू 84। वेट ऑफ इम्प्योर कितना आपके पास है 20, और इंटू कर देंगे हम लोग 100। तो ये 20 इंटू 5 क्या होगा, 100 होगा, ये कैंसिल कर जाएगा। आंसर क्या होगा, 84%। आंसर क्या होगा इसका, 84%। ठीक, इस सॉल्यूशन को नोट कर लो। ठीक है, फिर मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों जल्दी सॉल्यूशन को नोट कर लेंगे फर्स्ट।
ठीक है, हो गया। चलो। जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 48 सॉल्व करेंगे। ये लिमिटिंग रेंज पे क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। अब क्वेश्चन 48 को सॉल्व करेंगे फास्ट। ठीक है, क्वेश्चन 48 का आंसर क्या हो बताएंगे फास्ट। ठीक है, ध्यान इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। एक क्वेश्चन थोड़ा आसान है, बट आपको इक्वेशन बस लिखना आना चाहिए। ध्यान देंगे, पहले बैलेंस इक्वेशन आप लिखो इस क्वेश्चन का। अगर बस क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इसको बर्न किए हैं तो क्या बना है, पानी बना है। ठीक। गिवन क्या दिया होता कि आपको इसको पहले बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पर टू लगा दो, यहाँ पे टू लग जाएगा, तो ये होगा इक्वेशन बैलेंस। ठीक। तो गिवन क्या दिया हुआ कि 10 ग्राम दिया हुआ, आपके पास क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन, तो 10 ग्राम है। इसको मोल में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मोल। दूसरा मतलब क्या होगा, 5 मोल। तो मोल में अगर हमको चेंज करना है, तो इसको हटा के हम मोल लिख सकते हैं। H2 का 10 ग्राम दिया हुआ था, और O2 का 64 ग्राम में मोलो मास 32 होता है, तो इसका क्या 2 मोल होगा। सॉरी, 64 ग्राम, तो 2 मोल, तो ये हो जाएगा 5 मोल, और ये हो जाएगा 2 मोल। लिमिटिंग रेंज कौन सा होगा, तो
लिमिटिंग पता करने के क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग मोल को से कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। जिस जो रिएक्टेंट है, लिमिटिंग के लिए क्या करें बच्चों, आपका जो मोल दिया हुआ है उसको उसके कोफिशिएंट से, बैलेंस इक्वेशन कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे। तो H2 का कोफिशिएंट 2 है तो उससे 5/2 हो जाएगा, और O2 का 1 है तो 2 हो जाएगा। तो इसमें छोटा वैल्यू कौन आ रहा है, O2 आ रहा है, यानी लिमिटिंग कौन होगा, लिमिटिंग O2 होगा। ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब क्या करना है, अब आपको इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है। तो बैलेंस इक्वेशन में क्या है कि अगर एक O2 होता तो वाटर 2 बनता। ठीक है, तो जितना मोल O2 का होगा उसका मोल डबल मोल बनेगा पानी का। तो मोल O2 क्या है, 2 है, तो पानी का मोल कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो वाटर का मोल इसमें प्रोड्यूस होगा, 4 मोल। अब से क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो, जो इसका सोल्यूशन नहीं समझ पाए तो नोट कर लेंगे फास्ट। जल्दी नोट करना बच्चों लोग। ठीक है, तो नोट हो चुका है तक में। ठीक है, तो आगे वो करते बच्चों लोग। चलते कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो जितना ना सर ने पढ़ाया होगा, क्या होगा, उससे उससे से मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करना बस। बच्चों लोग बताएंगे। अगर आपको बोर्ड कवर हो गया है तो मेरे को बताओगे बस, क्वेश्चन 20 का आंसर क्या होगा, एन 25 का क्या होगा। क्वेश्चन 20 एंड 25 का आंसर बताएंगे फास्ट। क्वेश्चन 20 एंड 25 का आंसर बताएंगे फास्ट बच्चों लोग। जल्दी से बताओ बच्चों लोग, क्वेश्चन 20 एंड 25 का आंसर क्या होगा।
आपको रिस्पॉन्ड करना फास्ट। क्वेश्चन 20 एंड 25 का आंसर क्या होगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करते हैं 20 का, क्या होगा आंसर? चलो, बोर्स थ्योरी आप लोग पढ़े होगे। तो बोर्स थ्योरी में क्या बोला गया था कि इसमें आपका लीस्ट विल गिव राइट लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि फोटोन अगर इमिट करने के लिए आपका हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जंप होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे लीस्ट एनर्जी फोटोन कब मिलेगा? जब एनर्जी कब सबसे कम होगा। अब इन सारे ट्रांजिशन में सबसे एनर्जी कब सबसे कम कम कौन सा होगा? तो N6 to N6 कि जिससे ऊपर मूव करते हो ना आप, एनर्जी गैप डिक्रीज करता है। तो हम बात करेंगे, अगर N6 से 5 का जंप होगा तो एनर्जी गैप इसका लिस्ट होगा, तो इसका जो है फोटोन भी क्या होगा? लिस्ट एनर्जेटिक होगा। ठीक। ये होगा क्वेश्चन नंबर किसका? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, ऑप्शन सी। 25 में क्या करोगे चलो? तो 25 में बोला गया है कि बोर्स ऑर्बिट रेडियस। तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, सम कांस्टेंट ए नोट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है। ठीक है। अब जो ए नोट कॉन्स्टेंट है वो हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका ए नोट का वैल्यू। तो बोला गया है कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो पहला एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा? एन इक्वल टू एन टू। तो यहाँ पे क्या होगा? रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.530। एन स्क्वायर क्या हो जाएगा? एन टू है तो N4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जेड, चूंकि हाइड्रोजन है तो जेड क्या होगा? 1 होगा। 0.53 इंटू 4 कितना हो जाएगा चलो? ये हो जाएगा 2.12। ऑप्शन क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 एंड 25 का सॉल्यूशन। इसको नोट करना बच्चे लोग, कोई दिक्कत है तो।
अगर सब कुछ ओके है तो हम लोग आगे दो दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, जल्दी फास्ट पर चलो। ठीक, चलो यहाँ तो नोट कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर क्लास वाइंड अप करेंगे। तो आप बताना। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन 33 ट्राई करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन एनालाइज करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, वेरी फास्ट। ठीक है, प्रधान कुछ लोग, इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होगा। तो बोला गया, इस क्वेश्चन बोला गया कि परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पर ऑक्सीडेज एंजाइम इज 0.5% बाई वेट,
और आपको सेलेनियम का एटॉमिक वेट दिया हुआ है। ठीक। देन बोला है कि इस डाटा का यूज करके पता करना है कि आपका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम का। ठीक। तो मिनिमम वेट क्या होगा आपको पता करना है। ठीक है। हम्म। तो इसमें ध्यान देंगे, मास मिनिमम मास को हम एम मान लेते हैं। ठीक। अब इस एम मास का जो 0.5% जो होना चाहिए सेलेनियम होना चाहिए। ठीक है। और अगर हमको इसके मास को मिनिमम करना है तो हम सेलेनियम के नंबर को मिनिमम करेंगे। तो मोलो मास को एम मान लेते हैं, उसका 0.5% क्या होना चाहिए, सेलेनियम होना चाहिए। तो अगर ये हो जाएगा, यानी मोलो मास इंटू 0.5% शुड बी वेट ऑफ सेलेनियम। ठीक। अब जो वेट ऑफ सेलेनियम है, जो वेट ऑफ सेलेनियम है उसको अगर हम मिनिमम करेंगे तो मोलो मास ही मिनिमम होगा। तो मिनिमम सेलेनियम का नंबर कितना हो सकता है, तो मिनिमम एक तो होगा ही ना। तो हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन का जम्पशन क्या होगा, इस क्वेश्चन में एज्यूम मोल ऑफ एस ई इक्वल टू 1, यानी एक मान ले। ठीक। और एक का मास कितना होता है, 78.4। ठीक। तो जो मास को एम मान लिया उसका 0.5% मास भी इक्वल टू क्या होगा, 78.4। अब इस डाटा का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर, ये हो जाएगा मोलो मास क्या हो जाएगा, 78.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक। तो डेसिमल आंसर कैंसिल कर सकते हो आप, हो जाएगा 784/5 इंटू 100। इससे आपका एम कितना निकलेगा, तो हो जाएगा 1। ठीक है। 1555 के आसपास होगा। ठीक है। और इंटू 100, तो इसको आप ले सकते हो 1.55 इंटू 10⁴ लिख सकते हो। ठीक है। इसके हिसाब से सही करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या, वो क्या करना है, जो गिवन एलिमेंट जो भी दिया हुआ है उसको एक मान लेना है। यानी उस मॉलिक्यूल में, उस एंटिटी में उसका एक एटम मानना है। उस कंडीशन को यूज करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और ये था हमारा आज का केमिस्ट्री क्लास। तो बच्चों लोग नेक्स्ट क्लास में लोग आगे फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है। और सबको आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे साइड से, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो आप लोग बच्चों लोग अच्छे से न्यू ईयर को अच्छे से मनाना है, और नए साल में रेजोल्यूशन लेना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, और जो भी आप अपना एम या गोल लेके चले उसको आप पूरा करोगे। बच्चों लोग मेरे साइड से मैं क्लास को मैं म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो भी आपका बॉटनी क्लास आई थिंक है, तो आपका रिज्यूम हो जाएगा ऑन टाइम पे, जो टाइम मेंशन किया हुआ है। ठीक है। ठीक है। ओके बच्चों।